स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा को आज बढ़िया से समझेंगे। पिछला चैप्टर अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिए। कुछ कुछ चैप्टर बाकी है, आज ये 14 देखते हैं, उसके बाद जो भी बाकी है सभी को कंप्लीट करा देंगे। तो ये 14 चैप्टर प्राकृतिक संपदा में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जानना है हमको पहले जैवमंडल, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं। उसके बाद जैवमंडल में सजीव आएगा, सजीव को देखेंगे। फिर जैविक घटक, पौधे जंतु हो गया। निर्जीव में आएंगे तो अजैविक घटक कहेंगे, निर्जीव को अजैविक घटक कहते हैं, जिसमें वायु, जल, मृदा ये सब आता है। ठीक है, तीन सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद प्रदूषण पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना प्रदूषण कहलाएगा, है ना। तो वायु प्रदूषण एक देखेंगे, फिर जल प्रदूषण, फिर भूमि प्रदूषण। और प्रदूषण का कारण, वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा। जल प्रदूषण से रासायनिक, घरेलू ताप, ये सब जो कारण है। और भूमि प्रदूषण उद्योग द्वारा, कृषि द्वारा, कीटनाशक, पीड़कनाशक। तो क्या क्या कारण है उन सभी चीज़ों को भी समझेंगे, प्रदूषण के कारण को भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर जीवन अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे वायु, तापमान, पानी, भोजन। तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो क्या करता है, वो बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है ना। वायु, तापमान, पानी, भोजन ये मुख्य है। अगर वायु ना रहे तो जीवन संभव नहीं है, तापमान सही ना हो तो भी जीवन संभव नहीं, पानी ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है, भोजन ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है। यानी कि जीवन का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं वायु, तापमान, पानी और भोजन के बिना। अगला पॉइंट है कि स्थल और जल के ऊपर हवा के असमान गर्म होने से पवन उत्पन्न होती है। इन सभी बातों को याद रखिएगा, पिछला चैप्टर में भी ये पढ़े थे। स्थल और जल के ऊपर हवा के असमान गर्म होने से पवन उत्पन्न। हवा जो असमान रूप से गर्म होता है, जैसे ज़्यादा गर्म हवा हो जाता है तो वो क्या होता है, हवा गर्म होता है तो वो ऊपर उठता है, तो ऊपर चला गया तो यहाँ का जो स्थान वो खाली हो गया, तो इस खाली जगह में फिर उधर से ठंडा हवा का झोंका आता है, यानी पवन के रूप में हवा चलती है, पवन उसी को कहेंगे। ठीक है, तो गर्म हवा होता है ऊपर चल जाता है, ऊपर गया तो खाली स्थान जो होगा उसको भरने के लिए ठंडा हवा उधर से आता है। तो हवा का जो तापमान है असमान गर्म जो होता है, उसी के कारण पवन उत्पन्न होता है। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। वर्षा कैसे होती है, तो जो भी जलाशय है उसका पानी वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है, वाष्पीकरण जिसको कहते हैं। फिर वो संघनन होता है, यानी वाष्प बन जो है वो ठंडा होता है, बादल का रूप लेता है, फिर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो यही फिर बूंद बूंद करके बारिश के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाता है, इसी वर्षा कहते हैं उसी को। ठीक है, वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण। यानी प्रदूषण मतलब क्या हुआ कि अवांछित पदार्थ, यानी हानिकारक पदार्थ अगर मिल जा रहा है हवा में, जल में, मृदा में, तो उसी को प्रदूषण कहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधता जो है उसको हानि पहुंच रहा है, यानी जीवन का जो क्षमता है। जैसे हवा प्रदूषण हो रहा है तो उसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत सारे बीमारियां हो रही है ना। जल प्रदूषण का भी वही हाल है। मृदा प्रदूषण से भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब जो भी जीव है, जिसमें भी जान है, वो सभी चीज जो है ये वायु, जल और मृदा प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, हानि पहुंच रहा है। हमें अपने प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है और उन्हें संपुष्णीय रूपों में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो प्राकृतिक संपदा जो भी है, हवा, पानी, जल, मृदा, ये जो प्राकृतिक संपदा है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जीवन के लिए जो अनिवार्य है, उन चीज़ों को हमको संरक्षित रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी, हमसे जो बाद में आने वाले लोग हैं, आने वाले जीव जंतु हैं हमारे बाद, वो लोग भी उसका उपयोग कर सके। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं,
जिसके कारण जैवमंडल के विभिन्न घटकों में निश्चित संतुलन स्थापित होता है। तो बहुत सारा ऐसा पोषक तत्व है जिसका चक्रण होते रहता है, चक्रण होते रहता है मतलब एक रूप से दूसरा रूप, दूसरा रूप से तीसरा रूप, इस तरह से होते होते चक्रण आपस में गोल गोल, जैसे पानी ही हुआ, पानी वाष्प बन के ऊपर गया, फिर वही पानी वापस आ गया। तो इसीलिए क्या हो रहा है, संतुलन बना हुआ है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबका संतुलन कैसे बना हुआ है, तो वो मतलब चक्री घूमते रहता है, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से आ गया, फिर वापस आ गया, है ना। तो इस तरह से कुछ चक्रण होता है जिसके कारण जो है उनका संतुलन बना हुआ है। अगर चक्रण ना होता, नष्ट हो जाता तो फिर खत्म हो जाता आज तक, है ना। तो नष्ट नहीं होता है, वो चक्रण होते रहता है, पुनः उपयोग उसका हो जाता है, इसलिए संतुलन बना हुआ है। पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी की संपदा और सूर्य की ऊर्जा से होती है। तो पृथ्वी में जितना भी प्रकार के जीव है उसका जो मूल आवश्यकता है वो सभी मूल आवश्यकता जो है उसकी पृथ्वी की संपदा से ही होती है और सूर्य का ऊर्जा से। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी में जो भी संपदा है उसी से जितना भी जीव जंतु है उसका मूल आवश्यकता पूरी होती है। वायु, पानी, मृदा, खनिज, प्राणी और पौधे मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार से उपयोगी है ना। इंसान के लिए सभी जीव उपयोगी है। वायु तो उपयोगी है, पानी है, मृदा है, खनिज है, प्राणी है, पेड़ पौधे, मतलब जितना भी छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव, जो भी जीव है वो सभी एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। खास करके इंसान के लिए सभी जीव आवश्यक है। सभी जीव का अपना अपना महत्व अपने जगह में है, इसीलिए कोई भी जीव को अगर एक भी जीव नष्ट होता है तो पूरा पारितंत्र वहाँ का गड़बड़ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी जीवों को बचा के रखने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है, आइए अब डिटेल से समझते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है, सबसे बाहर वाला परत, उसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पानी है। यह भूमिगत रूप में भी पाया जाता है, यह समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि के रूप में भी है। इन सब को मिलाकर जल मंडल कहते हैं। वायु जो पृथ्वी पर जो एक कंबल की तरह कार्य करता है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो 3 तरह का मंडल है बाबू। जिस स्थल में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। जमीन वाला जो हिस्सा है उसको स्थल मंडल, पानी वाला जो हिस्सा है उसको जल मंडल कहते हैं। और पानी जो है भूमिगत भी है, कुछ पानी यानी भूमि के अंदर भी है, समुद्र में भी है, नदी में भी है, झील, तालाब सभी में है, जो 75% है। पूरा पृथ्वी का 75% भाग जल है ना। और 25% मात्र ही स्थल मंडल है, बाकी जल मंडल है 75%। लेकिन 75% जो पानी है उसमें से अधिकांश पानी, ज़्यादातर पानी जो है समुद्र में है, महासागरों में है, जो कि पीने योग्य नहीं है। इसी कारण आज पानी की इतनी कमी हो रही है। इतना ज़्यादा पानी होते हुए भी हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी जो पीने योग्य पानी बहुत सारे जगहों पर नहीं उपलब्ध है। तो उसका मेन कारण है कि जितना भी पानी है उसका लगभग 99% समुद्र में है, कुछ परसेंट पहाड़ के रूप में है, बर्फ के रूप में है, जो कि अनुपयोगी है, ठीक है। मात्र कुछ परसेंट, मात्र 1 या 1.5%, 1-2% ही ऐसा पानी है जो कि हम पीने योग्य है, जो हम उपयोग करते हैं, उपयोग के लायक है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले जैवमंडल को। अब जैवमंडल, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, जीवन का भरण पोषण करने वाले पृथ्वी का क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। यह 2 प्रकार के घटनाओं से मिलकर बनता है। एक जैविक घटक जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, और एक अजैविक घटक जिसमें हवा, पानी और मिट्टी आता है। तो जैवमंडल याद रखिएगा, जैवमंडल किसे कहेंगे, तो पोषण करने वाली पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें वायुमंडल भी हो, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, सब मिलजुल करके, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल सब मिलजुल करके जीवन को संभव बनाता है। सोचिए ना, एक भी चीज अगर ना हो, इसमें से वायु ना हो या जल ना हो या स्थल ना हो, तो फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जीवन संभव यहाँ पे नहीं होता अगर जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल ना होता तो ये तीनों मंडल आपस में मिल करके एक जीवन को संभव बनाता है, जीवन जीने के काबिल बनाता है, जीवों को रहने के लायक बनता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिल करके, इसीलिए ये तीनों मंडल को मिला जुला के जैवमंडल कहते हैं। यानी जीवों को
के लिए आवश्यक मंडल है। जीवों के अस्तित्व के लिए ये जरूरी है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। ये जो जैव मंडल है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक जैविक घटक यानी जिसमें जान है, जानदार चीजों से मिलकर बना है, और एक अजैविक घटक है जो मृत, मरे हुए, जिसमें जान नहीं है, वैसे चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे हवा तो सजीव नहीं है, जान नहीं है। हवा, पानी, मिट्टी, ये निर्जीव चीज़ों से मिलकर बना है, उसको अजैविक घटक कहेंगे। और जिसमें जान होता है उसको जैविक घटक, जैसे जंतु, पेड़ पौधे, ये सब। ठीक है, जीवन की श्वास, अब हवा को समझते हैं जीवन का श्वास यानी जिंदगी जीने के लिए क्या है, गाना गाता है, जिंदगी जीने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। तो देखो, मुलाकात की जरूरत नहीं है बाबू, जीने के लिए क्या है, हवा की जरूरत है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, ऐसा बात नहीं है, जो है ना, जिंदा रहने के लिए किसी का मुलाकात हो ना हो यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हवा से अगर मुलाकात नहीं हुआ बाबू तो फिर खत्म कहानी हो जाएगा। इसीलिए वायु, हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जानते होंगे। अभी थोड़ा देर के लिए सांस रोक कर देखिए, पता चल जाएगा कि हवा कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीवन का श्वास इसलिए कहा गया है इसको। वायु कई गैसों से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण है। तो वायु कहेंगे तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन नहीं समझना है, वायु में नाइट्रोजन होगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी का मिश्रण, सभी का जो मिलावट है उसी को वायु कहते हैं। वायु में नाइट्रोजन 78% है, 78% जो है नाइट्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में वायु में होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन जैसे उत्कृष्ट गैस अल्प मात्रा में होती है, माने एकदम बहुत कम मात्रा में ये सब गैस होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, याद रखिएगा 78%, और 21% हो गया ऑक्सीजन। तो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 99% यही दोनों गैस में हो गया। तो 1% मात्र बचा, यही 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सारा गैस एकदम हल्का, बहुत कम मात्रा में है। लेकिन देखिए अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है बहुत ही कम है, 0.033 इतना % है। उसमें भी इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से गर्मी बढ़ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1% हो गया तो जीवन संभव नहीं होगा, है ना। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा थोड़ा कम होगा। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया 0.5% हो गया तब तो फिर ख़त्म कहानी हो जाएगा, यानी इतना ज़्यादा गर्मी होगा कि बर्दाश्त से बाहर, है ना। वायुमंडल की भूमिका देखते हैं, वायुमंडल की क्या भूमिका है। वायु तो समझे कि मिश्रण है गैसों का, तो वायुमंडल ये गैसों का मिश्रण से ही क्या बना, वायुमंडल बनाते। वायुमंडल का क्या भूमिका है, तो वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा का कुचालक है, यानी ऊष्मा वायु से पास नहीं होता है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। तो वायुमंडल ये है जो कि तापमान जो है पृथ्वी का उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है। यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है, यानी दिन के समय अचानक बढ़ने नहीं देता है तापमान को, और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। तो ये वायु ही है जिसके कारण दिन में अचानक से भी गर्मी नहीं बढ़ता है या रात में बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। ये वायु का गुण है, ठीक है। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए, जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है और तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो चांद को देखिए, वायुमंडल का कितना बड़ा भूमिका है उसको समझिए। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो तापमान आप देख रहे हैं, रह रहे हैं पृथ्वी में, पता चल रहा है ना। बहुत ज़्यादा तापमान तो नहीं, ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, मतलब रहने के लायक है, हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन यही चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, चांद में वायुमंडल नहीं है, और यही वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ का जो तापमान है -190 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और दिन का तापमान जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 110 डिग्री सेल्सियस, अगर पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा
तो रहने सकिएगा नामुमकिन हो गया। राजस्थान जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तानी इलाका है, उसमें भी इतना ज़्यादा तापमान नहीं रहता, वहाँ भी है ना। तो ये वायुमंडल का है कारण है जो कि ये जो तापमान है उसको नियंत्रण करके रखा है, जो हम लोग इसमें रहने के लायक है अभी। वायु की गति अब देखते हैं। वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। हवा जो चलता है उसी को पवन कहते हैं। तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्द गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। तो तभी समझाया था हवा गर्म होने से ऊपर उठने लगता है। तो हवा गर्म हुआ, ऊपर उठ गया, तो फिर उस जगह जो खाली हुआ उस जगह को भरने के लिए अगल बगल का हवा जो है इधर आने लगता है। ठीक है। तो दिन के समय में क्या होता है, समुंदर से स्थल की ओर जाता है। इधर समुंदर है या स्थल है, तो समुंदर से स्थल की ओर हवा चलती है दिन के समय, पवन। क्यों? क्योंकि दिन के समय स्थल जो है, जमीन जो है वो जल्दी गर्म होता है, तो हवा भी जल्दी गर्म हो जाता है। तो हवा गर्म अगर हुआ तो जल्दी ऊपर उठने लगता है गर्म होकर के। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र का जो है, पृथ्वी का अपेक्षा तो समुद्र का हवा थोड़ा ठंडा रहेगा, तो ठंडा हवा इस गर्म स्थान में आने लगता है। तो समुद्र से स्थल की ओर दिन में। और रात में क्या होता है, रात में जो है पृथ्वी का जो है यानी जमीन वाला जो हवा है वो तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन समुंदर का ऊपर का जो हवा है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। यानी पृथ्वी का अपेक्षा जो स्थल है, इस स्थल के अपेक्षा में जल का जो है यानी समुंदर का जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो समुंदर का हवा ऊपर उठने लगता है और स्थल का हवा जो है उस खाली स्थान को भरने के लिए जाने लगता है। यानी पवन का जो धारा है वो उल्टा बहने लगता है, स्थल से समुद्र की ओर जाने लगता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर जाता है और रात में स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है। रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवन का निर्माण करता है। तो हवा जो चलता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जो जाता है उसी को पवन कहते हैं। ठीक है। अब वर्षा समझते हैं। ये वर्षा समझ लेते थोड़ा सा। जलाशयों में से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। ठीक है। तो जो भी जलाशय है वो जलाशय में वाष्पीकरण होता है, वाष्प बन के वो पानी ऊपर जाता है, ऊपर फिर संघनन होता है, संघनन में ठंडा होता है, फिर ठंडा होकर के फिर पानी के रूप में पृथ्वी पर आता है, उसी को वर्षा कहते हैं। ठीक है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है और जल वाष्पित होता रहता है, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाता है। वायु क्या करता है, जल वाष्प को ऊपर ले जाता है, जहाँ यह फैलती और ठंडी होती है। ठंडी होकर जल वापस जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जब बूंदें आकार में बढ़ जाती है तो नीचे गिरने लगती है, इसे वर्षा कहते हैं। ठीक है। तो वर्षा समझ में आता होगा, ये जल चक्र कहलाता है। ये प्रोसेस है ना, पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ठंडा होता है, ठंडा होता है, फिर वो पानी बन जाता है, फिर गिरने लगता है। ठीक है। अब ये वायु समझ गए, वायुमंडल समझ गए, तो प्रदूषण समझते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण, वायु प्रदूषण कहलाता है। तो जो भी वायु में हानिकारक चीज़ मिल जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक चीज़ मिल जा रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूल का कण, ये सब जो मिल रहा है वायु में, इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे मनुष्य में श्वसन और गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन, कैंसर और पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल में की गिरावट, पत्ती का रंग के धब्बे, ये सब होता है। ठीक है। तो क्या क्या परेशानी है मनुष्य में? क्या है, तो श्वसन संबंधी, सांस संबंधी दिक्कत होगा। कहा कि सांस में जरूरी है, हवा को ही लेते हैं, तो हवा हमारे लिए उपयोगी है। ऑक्सीजन को श्वसन में काम आता है। जाता तो नाक से सभी गैस जाता है, छांट छांट के हम तो नहीं लेते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा बाकी नहीं जा। दिखता थोड़ी है, गिन गिन के या छांट छांट के सांस लेंगे, एकदम सांस ले लेते हैं। जहाँ है वहाँ सांस लेना जरूरी है, सांस तो लेते हैं। तो वहाँ पे जितना भी गैस है सब गैस अंदर जाता है, लेकिन यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गया तो ठीक है, नाइट्रोजन सब निकल गया बाहर। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस में मिला हुआ है, या सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो गैस है ये थोड़ा ज़्यादा जहरीला है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर नाक से चल गया, सांस लिया, आसपास वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है अगर अंदर चल गया, तो
ब्लड जो है, ब्लड क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेता है और पूरा शरीर तक पहुंचता है, जिससे श्वसन होता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में घुस जाता है तो ब्लड जो है, खून जो है, रक्त जो है, वो ऑक्सीजन को ना ले जा करके कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है, पूरा शरीर में बांट देता है, जिससे बहुत सारी बीमारी, दमा उमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, अकबकाने लगता है आदमी। और अगर ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया अंदर तो आदमी वहीं पे दम घुट के मर जाएगा, है ना। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। गुर्दा संबंधी बीमारी होता है, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हाई। आजकल के लोगों का वैसे भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है ना। छोटा छोटा बात में आदमी टीन जैसा गर्म हो जाता है, यानी उसका रक्तचाप बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, ठीक है। आंखों में जलन होता है, कैंसर बीमारी बढ़ रही है, तो ये सब वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है, ठीक है। पौधों में कम वृद्धि हो रहा है, क्लोरोफिल की मात्रा में गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये सब कारण है वायु प्रदूषण का। अम्ल वर्षा जो होता है ये भी वायु प्रदूषण का कारण है। तो ये अम्ल वर्षा क्या होता है, एसिड रेन समझते हैं थोड़ा सा। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं यह ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कौन सा गैस निकलता है जीवाश्म ईंधन के जलने से, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस वायुमंडल में मिल जाती है, वायुमंडल में तो मिलेगा गैस। वर्षा के समय में यह गैस पानी में घुल जाती है। अब वर्षा हो रहा है, बीच में वायुमंडल में ये सब गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है, तो ये सब पानी में मिल जाता है। पानी में घुल करके ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आ जाता है, और इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो बारिश हो रहा है, बीच में भेटा गया कौन, ये सल्फर का डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, ये दोनों से मिल करके और ये जो पानी है वो बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और वही पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उसी को अम्ल उसमें बन गया, इसीलिए उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका क्या क्या प्रभाव है उसको समझते हैं। ये चित्र द्वारा थोड़ा समझने के प्रयास करिए कि ये कैसे अम्लीय वर्षा होता है। देखिए, जैसे ये फैक्ट्री सबसे धुआं निकल रहा है, जीवाश्म ईंधन जल रहा है, कार्बन के मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक का जो है डाइऑक्साइड वो ऊपर जा रहा है, यानी हानिकारक गैस जा रहा है ऊपर। अब ये बादल है, बादल में क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, पानी में घुल रहा है, पानी में घुला, ये गैस ऊपर गया तो पानी आ रहा था, तो पानी से घुल गया, पानी में घुला तो फिर ये नीचे गया अम्ल वर्षा के रूप में। तो ये पृथ्वी पर ये नदी में जाएगा, यहाँ से बहते हुए जमीन में गिरा, लेकिन वहाँ से बहते हुए नदी में भी गिरा, नदी में जाएगा। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को प्रभावित करता है। जीव जंतु अगर उस नदी का पानी को पिएगा, तालाब का पानी को पिएगा तो उसको हानि पहुँचाएगा, है ना। तो ये अम्ल वर्षा क्या करता है, अम्ल वर्षा जो है एक तो मिट्टी को खराब कर देता है, पेड़ पौधा में पड़ा, पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाता है, जलाशय में गया तो जल में रहने वाले जीव जंतु को नुकसान पहुंचाता है यानी हर तरह से नुकसान है अम्लीय वर्षा से। और निर्जीव चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे घर हुर हो गया, इमारत अच्छा हो गया, ताजमहल पीला हो जा रहा है, ये अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड जो है वो पानी से मिलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जो पृथ्वी पर गिरता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव ये भी वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। कैसे, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पृथ्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प जो है वो क्या करता है, पृथ्वी से परावर्तित, पृथ्वी सूर्य जो है, सूर्य का किरण पृथ्वी पर टकराता है, पृथ्वी से टकराने के बाद टकराया पृथ्वी से, उसके बाद वापस एक विकिरण जाता है, उस विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में क्या करता है, रोक देता है। विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर ही इसका विकिरण रह जाता है, तो वो क्या करता है, तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है यहाँ पे, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कारण गर्मी बढ़ रहा है ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विकिरण है वो पृथ्वी पर ही रह जा रहा है, सूर्य का हानिकारक विकिरण, जिससे कि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक भी ना रहता तो फिर सारा का सारा विकिरण वापस चला जाता पृथ्वी से टकराने के बाद, सूर्य का जो भी किरण है वो तो सालों भर ठंडा लगता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता, तो भी दिक्कत होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे कि तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी भी है, ठंडा भी है, सब कुछ है, ठीक ठाक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रही है, ठीक है।
तो क्या क्या प्रभाव है इसका देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने का कारण या दुष्प्रभाव है ना, ये प्रतिशत जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जा रहा है उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, यानी तापमान जो है अंदाजी बढ़ रहा है। वैश्विक उष्मीकरण होता है, यानी विश्व उष्णन भी कहते हैं, यानी पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। बतवा एक है सब चीज़ है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, तो उसमें वैश्विक उष्मीकरण यानी पूरा विश्व गर्म हो रहा है ज़्यादा। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, मन वही बात हुआ, ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है पृथ्वी का। चोटियों पर जो जमा है बर्फ, वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर पिघलती रहती है। तो बर्फ का बड़ा बड़ा पहाड़ है, ग्लेशियर है, जो कि गर्मी बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है तो क्या हो रहा है, आसपास का जो क्षेत्र है, समुद्र जो है, समुद्र के आसपास जो इलाका है वो जलमग्न हो जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखता है, जैसे कि शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, पृथ्वी को गर्म रखता है। तो ज़रूरत भर रहे तो ठीक है, पृथ्वी को गर्म रख रहा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दे रहा है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन समझते हैं अब। ठीक है। ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है, यानी ऑक्सीजन का एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है। ऑक्सीजन जो गैस है उसमें O2 2 होता है, लेकिन ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है, O3 फॉर्मूला है। ठीक है, O3। यह वायुमंडल में 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। 16 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में ये ओजोन है। यह सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण है, अल्ट्रा वायलेट रे, उसको अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों के लिए ओजोन परत एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है, यानी ये जो है ये एक चादर के रूप में ऊपर में है। वो क्या करता है, पृथ्वी का जो हानिकारक किरण है, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी किरण, उसको वो सोख लेता है और अच्छा किरण को पृथ्वी पर भेजता है, जिससे हम लोग जीव जंतु जो भी है वो सही से रह पा रहे हैं। लेकिन ये जो ओजोन परत है आजकल छिद्र हो रहा है, कहीं कहीं छेद होता जा रहा है, यानी ओजोन का जो परत है, मतलब ये चादर समझिए, तो इसमें छेद हो जा रहा है। अब इस छेद से क्या हो रहा है, ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच रहा है, जिससे कि तापमान बढ़ रहा है और कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। यह पराबैंगनिक विकिरण से हम हानिकारक विकार जैसे मोतियाबिंद हो रहा है, मोतियाबिंदु, त्वचा कैंसर और अन्य आनुवंशिक रोगों से बचाती है। तो ये जो ओजोन है वो ये पराबैंगनी किरण को रोक करके हमको मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, ये सब बीमारी से बचा रहा था। लेकिन आजकल के देखिए मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? तो ये ओजोन जो है क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। ठीक है। 1985 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग के पास ओजोन छिद्र की उपस्थिति ज्ञात की। 1985 में देखा गया था अंटार्कटिका पास में ओजोन में छिद्र पाया गया था। तो 1985 और इधर हो गया 25, 30, 40, 50 साल हो गया लगभग। तो और कहीं कहीं हमको लगता है भारत में भी हो गया होगा, है ना। तो इधर देखिए गड़बड़ होगा नहीं, ज़्यादा अगर हो गया छेद तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जीना संभव नहीं हो पाएगा फिर। ओजोन परत के ह्रास होने के कारण, क्यों ह्रास हो रहा है ओजोन परत जो है वो छेद क्यों हो रहा है, कमी क्यों हो रहा है इसमें, उसका कारण क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है एरोसोल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कहते हैं, इसकी क्रिया के कारण से। अब ये CFC कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर सब में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सब में CFC एक पदार्थ होता है, वो वायुमंडल में जा रहा है, उसको छेद कर दे रहा है। और सुपरसोनिक विमान में जो ईंधन के रूप में, ईंधन के दहन से, सुपरसोनिक विमान जो है, जहाज जो है, उसका जो ईंधन है ना, उसमें जो उत्पन्न पदार्थ होता है हानिकारक पदार्थ, उससे भी ये ओजोन परत नष्ट हो रहा है। और नाभिक विस्फोट, जो न्यूक्लियर विस्फोट कर रहा है, परमाणु बम सब परीक्षण सब हो रहा है, वो सब कारण से भी ओजोन परत को में ह्रास हो रही, कमी हो रही है। ठीक है। अब ये स्मोक क्या है, स्मोक यह वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। धुआं एवं धूल के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। स्मॉग किसको कहते हैं, तो धुआं है और धूल दोनों का मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। तो धुआं और धूल दोनों मिलकर
स्मोग का निर्माण करता है। स्मोग किसी भी जलवायु से बन सकती है जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो, खासकर शहरों में। तो स्मोग कहाँ बनता है? ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण हो। ठीक है, ये सब था। वायु समझे, वायुमंडल समझे, वायु प्रदूषण समझे। आगे जल समझना है। ठीक है, जल एक अद्भुत द्रव्य। तो एक ही में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। कल देंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें इसको ख़त्म कर देंगे। जल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जल प्रदूषण देखेंगे, मृदा फिर पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो कल का वीडियो में ये ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और बहुत ज़्यादा अभी है लेकिन कल कोशिश करेंगे कल ख़त्म कर दें, और नहीं होगा तो 3 पार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लगातार वीडियो आपको हम दे पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।